औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सेकेंडरी क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कि अब इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आनी होती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो एटीपी बन रही होती है ये दो तरीक़ों से बन रही होती है। एक एरोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में, एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ना वो पायरुविक एसिड में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये जो एनर्जी है आपकी एटीपी है जो कि मसल सेल्स के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद है और ग्लूकोज की जो है वो कंटिन्यूसली ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमने बात की तो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज की जो फॉर्म है, ग्लूकोज हमेशा या तो लीवर के अंदर स्टोर होती है या मसल सेल्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर से ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ये फिर जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, ये भी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। दूसरा, अगर हमें ये तब हो रहा होता है जब हमें एनर्जी जो है वो इतने हाई लेवल की नहीं चाह रही होती, लेकिन अगर हम हार्ड एक्सरसाइज करें और हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चाहिए। अच्छा, अब दूसरा जो इस बात है कि एरोबिक हो गया, दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो केराटिन फॉस्फेट का मेथड है। ठीक है, अब दूसरा एक एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस है केराटिन फॉस्फेट। इसके ज़रिए भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जब जब केराटिन फॉस्फेट जो मसल सेल्स के अंदर स्टोर है, जब ये टूटता है तो इसके रिजल्ट में भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो दो तरीके हमारे पास है, तो हम एरोबिक से हासिल कर लें या हम क्रिएटिन फॉस्फेट से हासिल कर लें। लेकिन अगर हमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो है अगर हमें एनर्जी फिर भी कम पड़ रही है और मेटाबॉलिक पाथवे से जितनी भी एनर्जी है वो इतनी इनफ नहीं है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें एनर्जी अब ज़्यादा ज़रूरत है, एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी प्लान बी को फॉलो करेगी। प्लान बी क्या है कि अब एरोबिक रिस्पायरेशन तो कम हो रही है, जैसे एटीपी कम रिलीज़ हो रही है, अब एटीपी की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना ही करना है ना, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना। अब मसल को रिलैक्स करना है तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। तब एटीपी जो है वो उसने कहाँ से लेनी है, फिर वो जो लैक्टिक एसिड जो है जो आपकी मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है उसके ज़रिए जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो पायरुविक एसिड है जब ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं होती तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अभी जो लैक्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट हो रहा था आपके मसल सेल्स के अंदर और जिसकी एक्यूमुलेशन की वजह से आपको मसल फटीग हो रही होती है। ये बहुत से पुराने मैकेनिज्म है जो हम पढ़ चुके हैं। अब मसल फटीग हो रही है, अब जब आप रेस्ट करते हैं एक्सरसाइज के बाद, रेस्ट करने में क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड जो है ना वो एक ब्रोक हो जाता है एरोबिकली। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में लैक्टिक एसिड को ब्रेक किया जाता है। अब उस लैक्टिक एसिड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, उस एनर्जी को फिर जितना भी आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन करने में हम इस्तेमाल कर देते हैं और इस तरीके से लैक्टिक एसिड जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज फिर आगे मजीद एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और एनर्जी बना रहा होता है। इस तरह आपकी फटीग भी ख़त्म हो जाती है रेस्ट करने पर, आपकी एटीपी लेवल भी पूरा हो जाता है। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एरोबिकली करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, एक तो एरोबिक रिस्पायरेशन है, दूसरा क्रिएटिन फॉस्फेट है। लेकिन अगर हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनसे भी हमारी एनर्जी लेवल पूरा नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, फिर एटीपी को एनारोबिकली पूरा करने की ट्राई करते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है कि आपके ग्लूकोज को जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन जब प्रोवाइड नहीं होती तो वो लैक्टिक एसिड अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा होने से मसल फटीग हो जाती है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं तो इसमें एक जो है 1% जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक होता है ताकि उसे एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसे बाकी लैक्टिक एसिड को भी ब्रेक किया जाए ग्लूकोज के अंदर। ठीक है जी, इफेक्ट। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है कि जो सार्कोटब्यूल्स हैं, जो हमारा जो वो जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है, ठीक है, उसको हम सार्कोटब्यूल्स बोलते हैं। सार्कोटब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है मायोफिब्रिल्स के अंदर। ठीक है, टुबियो हम मायोफिब्रिल्स की ही बात करें ना, इस मायोफिब्रिल के अंदर की ही हम बात करें कि टुबियो एक जो है फ्लूइड मौजूद है टब्यूल्स के इर्द गिर्द जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। और ये ज़रा गौर करें, और यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रेगुलर पैटर्न के बाद नज़र आ रहा है, हर रेगुलर पैटर्न में लार्ज क्वांटिटी में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये पूरा पेज आपने याद करना है और होमवर्क आपने ये रिगर मोर्टिस की डिफाइन याद करनी है, होमवर्क भी करनी है। फ़ी अमान अल्लाह।